हेलो दोस्तों। ये जो अपना टॉपिक है मुस्लिम महिला के तलाक के अधिकारों का संरक्षण, ये इस पर जो नियम बनता है उसके बारे में जो 1986 का है, यानी कि जब द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, जो रूल्स यानी कि जो नियम बनता है ये उसके बारे में। इसमें अपन 8 सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट वाला है टाइटल ऑफ ओपनिंग, डेफिनेशन, सर्विस ऑफ सनमाउस, एविडेंस, पावर ऑफ एडजर्न, प्रोटेस्टिंग कॉस्ट, एफिडेविट अंडर सेक्शन 5, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 5। और जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बस थोड़ा हिंदी में ज़्यादा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसका शीर्षक यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट में दिया गया है, ये नियम जो मुस्लिम महिला रहती है उनके तलाक पर अधिकारों का संरक्षण के लिए इसे कहा जाता है। और ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, यानी कि इसमें जो भी नियम बनाया जाएगा वो तुरंत ही प्रभाव में लाया जाएगा, यानी कि उसे लागू किया जाएगा। और सेक्शन टू जो डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा के बारे में बताता है, ये फर्स्ट सब क्लॉज है। अधिनियम का अर्थ मुस्लिम महिला है, यानी कि जो अधिनियम का अर्थ है मुस्लिम महिला, तलाक का अधिनियम का संरक्षण का इसका यही है। वो कोड का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, और फॉर्म का अर्थ इन नियमों से जुड़ा हुआ फॉर्म है, फर्म है। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा जो लास्ट वाला पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो डेफिनेशन, ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो सेक्शन 3 से जो आया है वो थोड़ा, सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक जो भी है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम के तहत किए गए आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में 2 प्रतियों में, यानी कि जो अधिनियम के तहत जो आवेदन रहता है अगर वो मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो रहता है उसको लिखित रूप में करेगा, 2 प्रतियों में करेगा और 2 प्रतियों में करेगा। मजिस्ट्रेट अन्य अधिकारी द्वारा हस्तांतरित होगा, यानी कि मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा हस्तांतरित होगा जिसे वह समय समय पर निर्देशित कर सकता है। और मजिस्ट्रेट द्वारा वहन किया जाएगा न्यायालय की मुहर पर, यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट की उस पर लिखित रूप में जो भी आवेदन भेजेगा उस पर न्यायालय की मुहर लगेगी। और ऐसे प्रत्येक संबंध के साथ आवेदन की एक सच्ची प्रति संलग्न की जाएगी, यानी कि जो जो आवेदन भेजा जाएगा उसमें एक प्रति भेजी जाएगी संलग्न, यानी कि जो एक प्रति रहेगी वो संलग्न भेजी जाएगी। और जो तीसरा है, तो नियम 1 यानी कि जो फर्स्ट वाला है के तहत जारी किए गए प्रत्येक समन में पहली सुनवाई की तारीख समन जानकारी होने की तारीख से 7 दिन के भीतर निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी भेजा जाएगा वो सुनवाई की तारीख के समान जारी होने की तारीख से 7 दिन के भीतर उसे भेजा जाएगा। और फोर्थ वाला है, प्रत्येक समन की तामील एक पुलिस अधिकारी या उसे जारी करने वाले न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, यानी कि जो समन की तालीम है यानी कि उस पर जो लागू होगा, जो कार्य करेगा उसमें एक पुलिस अधिकारी या एक जो न्यायालय का अधिकारी रहेगा, ये दोनों में से कोई किसी के भी द्वारा की जा सकती, पुलिस अधिकारी या न्यायालय के अधिकारी द्वारा। यदि व्यवहार्य हो तो प्रतिवादी को समन की एक प्रति देकर या सौंपकर समन की तारीख व्यक्तिगत रूप से की जा जाएगी। अगर प्रतिवादी के समन की एक प्रति देकर उसे में भी तालीम की जा सकती है। 6 वाला पॉइंट है, क्या कहता है, प्रत्येक प्रतिवादी जिस पर समन तामील किया गया है यदि सेवारत अधिकारी द्वारा आवश्यक हो तो उसे दूसरी प्रति के पीछे एक रसीद पर हस्ताक्षर करेगा, यानी कि जो प्रतिवादी रहता है उसे समन तामील किया गया है यदि सेवारत अधिकारी द्वारा आवश्यक हो, यानी कि जो अधिकारी उसे वो प्रति देगा अगर आवश्यक होगा तो उस पर उस रसीद पर वो हस्ताक्षर करके देगा कि ये मैंने इसे प्रति दी है। उसके बाद सेवन सब क्लोज, जहाँ उचित परिश्रम के बाद भी प्रतिवादी का पता नहीं लगाया जा सकता, वहाँ उसके साथ रहने वाले परिवार के किसी भी वयस्क पुरुष और सदस्य और जिस व्यक्ति के पास समन छोड़ा गया है उस पर समन की एक प्रति छोड़कर समन की तालीम की जाएगी, यानी कि जो प्रतिवादी को परिश्रम यानी कि उसके साथ रहने वाले परिवार के किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य और जिस व्यक्ति के पास जो भी समान समन छोड़ी जाएगी, यानी कि उसको जो आवेदन दिया जाएगा उसकी प्रति छोड़कर समन की तालीम की जाएगी। यदि सेवारत अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो डुप्लीकेट प्रति के पीछे एक रसीद पर हस्ताक्षर करेगा, यानी कि जो डुप्लीकेट रसीद देगा उस पर भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यदि सेवा उचित परिश्रम के अभ्यास से
उपनियम 6 या उपनियम 7 यानी कि सब क्लॉज 6 और 7 में प्रदान किए गए अनुसार प्रभावी नहीं हो पाती, तो सेवारत अधिकारी समन की एक प्रति को कुछ विशिष्ट भाग में चिपका देगा घर की, या वहाँ घर जिसमें प्रतिवादी आमतौर पर रहता है। यानी कि अगर वहाँ पर कोई उन्हें नहीं मिलेगा, तो जो अधिकारी रहेगा वो उसे घर के किसी भी भाग में चिपका देगा, या जहाँ पर उसका आना जाना रहता है, यानी कि जिसे हम डाक बोलते हैं, वह या तो परिवार वालों को दे जाता है, अगर अपन मिलेंगे तो अपन को दे जाएगा, या फिर कहीं भी वो रख जाता है जो अपने आने जाने की हो समन की विधिवत तामील की जाती है। नाइन्थ वाला है, जब कोई न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तालीम उसके स्थानीय अधिकारी क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर की जाए, तो सामान्यतः ऐसे समन को दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी रहता है, वहां या परसा जाना है। और 10वां क्या कहता है, जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर परोसा जाता है, और किसी भी मामले में जब समन तामील करने वाले अधिकारी मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष एक हलफनामा दिया जाता है कि ऐसा समन तामील किया गया था, और एक समन की डुप्लीकेट जिसका समर्थन किया जाना तात्पर्य सब क्लॉज 6 या सब क्लॉज 7 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से उस व्यक्ति द्वारा जिसे इसे विपरीत या प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए इसे छोड़ा गया था, साक्ष्य से स्वीकार्य होगा, और उनमें दिए गए कथन तब तक सत्य माने जाएंगे जब तक कि विपरीत सबूत ना हो जाए। यानी कि जो भी लिपि दी जाएगी, यानी कि जो भी उसके लिए तालीम दी जाएगी, उसे तब तक स्वीकार्य माना जाएगा जब तक उसके विपरीत कोई सबूत नहीं मिल जाता, और अगर सबूत नहीं मिलता है तो वही सत्य है जो पहले चली आ रही। और जो सब 11 है, उसका सबक्लोज 10 में उल्लिखित शपथ पत्र को समन की प्रतियों के साथ संलग्न किया जाएगा और न्यायालय को लौटाया जा सकता है। और जो फोर्थ है, कोस्ट जिसे सबूत बोलते हैं, सेक्शन 4 में अधिनियम के तहत कार्यवाही में सभी साक्ष्य प्रतिवादी की उपस्थिति में लिए जाएंगे, यानी कि जो भी साक्ष्य होंगे वो प्रतिवादी की उपस्थिति में लिए जाएंगे, जिसके खिलाफ प्रावधान रख रखाव मेहर या मेहर के भुगतान या संपत्ति की डिलीवरी के आदेश देने का प्रस्ताव है, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई हो उसके वकील की उपस्थिति में, और अगर वो नहीं हो तो जो उसका वकील रहेगा उसकी उपस्थिति में सारांश परीक्षणों के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किया जाएगा। और यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है अगर वो संतुष्ट है कि प्रतिवादी जानबूझकर सेवा से बच रहा है या जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि प्रतिवादी जानबूझकर सेवा से बच रहा है और जानबूझकर अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले की एक पक्षी सुनवाई कर सकता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट रहेगा वो मामले की एक पक्षी सुनवाई भी कर सकता है और आगे बढ़ जाएगा, और आवेदन पर दिखाए गए अच्छे कारण के लिए कोई भी आदेश रद्द किया जा सकता है। इसकी तारीख से 7 दिनों के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन होगा कि विपरीत पक्ष को लागत का भुगतान किया जाए जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, यानी कि जो भी विपरीत पक्ष रहेगा उसको भुगतान किया जाना चाहिए, वो भी 7 दिनों के भीतर। उसके बाद कार्यवाही स्थगित या स्थगित करने की शक्ति, यानी कि जो कार्यवाही रहती है उसको स्थगित या रोक कौन सकता है या उसकी शक्ति किसके पास होती है, जो सेक्शन से 5 में बताया गया है। अधिनियम के तहत प्रत्येक आवेदन में कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी, यानी कि अधिनियम में जो कार्यवाही है वो शीघ्रता से की जाएगी। और विशेष रूप से जब गवाहों की परीक्षा एक बार शुरू हो जाती है, यानी कि जो गवाह रहते हैं उनसे पूछताछ शुरू की जाती है, तो इसे दिन प्रतिदिन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जाति की जांच नहीं हो जाती, यानी कि इसे दिन प्रतिदिन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि गवाहों में से सच्चाई का पता न चल जाए। न्यायालय इसे अगले दिन से आगे स्थगित करने के लिए कारण को दर्ज करना आवश्यक समझता है। और जब अगर ये नहीं होगा तो न्यायालय अगर इसको नहीं करेगा, यानी कि स्थगित करके आगे करेगा, तो न्यायालय को उसमें उसका कारण भी दर्ज करना होगा कि ये स्थगित क्यों किया गया। उसके बाद जो धारा 6 जिसे लागत बोलते हैं, अधिनियम के तहत आवेदन से निपटने में न्यायालय के पास लागत के संबंध में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो उचित होगा, यानी कि जो लागत है उसमें न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है कि वो जितनी भी पास लागत के संबंध में आदेश दे सकता है जो उचित होगा। और सेक्शन 7 में जो कहा गया है कि धारा 5 के अंतर्गत शपथ पत्र, यानी कि अधिनियम धारा की 5 के तहत दायर
यानी कि जो 5 है जो कार्रवाई स्थगित करने की शक्ति, इसके तहत एक हलफनामा फॉर्म भी इशू कर सकता है। और सेक्शन 8 जो कि धारा 5 के तहत घोषणा करता है के तहत दायर लिखित फॉर्म बी में होगी, यानी कि जो शपथ पत्र फॉर्म है, यानी कि ये जो नियम है इसमें शपथ पत्र रहेगी, वो देख लीजिए। ये जो शपथ पत्र इशू होगा वो ये वाला शपथ पत्र इशू होगा, जो फर्स्ट वाला ए है, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। उसके बाद जो फॉर्म बी है उसमें उसका ये शपथ पत्र किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और धन्यवाद दोस्तों।